हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, अपनी जर्नी को बढ़ाते हैं आगे। बेस्ट 100 क्वेश्चन हमारे चल रहे थे, चैप्टर नंबर 2 जेई मेंस और नीट के लिए इंपॉर्टेंट। जो बच्चे 12th में हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल पोर्शन अब बोर्ड में बहुत ज्यादा आने लगा, तो वो भी इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर इसको कर लिया तो बस ये समझ लीजिए आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लेते हैं फिजिक्स को, बहुत अच्छे से, जिसको कहेंगे बहुत अच्छे से। चलो करते हैं शुरू। चलो करते हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 1 देखते हैं बच्चों क्या दिया है। ए पार्ट है इसका। पहले 2 protons are placed at separation D on a smooth surface. Find the speed of each proton when separation between them is doubled. देखो इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों आप पहले कर चुके हो। 2 प्रोटॉन है आपके पास, ये रहा प्रोटॉन, आपको पता है प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, तो दोनों प्रोटॉन मैंने बना लिए, दोनों पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है और उनके बीच का गैप है डी। अब अगर आप मान लीजिए 2 प्रोटॉन एक दूसरे के पास रख देते हैं, उनके बीच का गैप है डी, बाकी कोई फोर्स वहां पे नहीं है, इमेजिन मत करो, मतलब कोई फोर्स इमेजिन नहीं करना है, सिर्फ इमेजिन ये करो कि उसमें सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा, वो एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। मान लो वो स्पेस में रखे तो वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो जब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे तो इधर वाला प्रोटॉन इस तरफ भागना शुरू हो जाएगा और इधर वाला प्रोटॉन इस तरफ भागना शुरू हो जाएगा। अब मुझे कैलकुलेशन ये करनी है कि इनके बीच का गैप फिलहाल तो डी है, लेकिन जब ये एक दूसरे से दूर चलना शुरू कर देंगे तो इनका गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ते 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 कभी तो ये गैप डबल हो जाएगा ना। तो गैप ये जब डबल हो गया, मान लो ये वाला प्रोटॉन यहां आ गया, ये वाला प्रोटॉन यहां आ गया, और गैप इनके बीच का जो है वो डी से क्या हो गया 2d। उस टाइम पे इनकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी प्रोटॉन की फाइंड करनी है। पहले तो पहली बात तो सोचने की यहां पे ये है बच्चों कि क्या इनकी वेलोसिटी दोनों की बराबर होगी या अलग अलग होगी। देखो दोनों प्रोटॉन सेम मास है, प्रोटॉन और सेम मास, चार्ज भी सेम है दोनों पे, मास भी सेम है दोनों पे। चार्ज सेम चाहे ना भी होता, पर मास अगर सेम है तो उसकी वजह से जब ये दूर जाएंगे तो इनकी जो वेलोसिटी बनेगी दूर जाने की, वो वेलोसिटी सेम बनेगी बिल्कुल एकदम। कैसे सर? मोमेंटम से, ठीक है ना, मोमेंटम से इनकी वेलोसिटी सेम बनती है, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से। अब यहां पे तो ये सिमेट्री है, बिल्कुल दोनों एक जैसे हैं, इसलिए दोनों की वेलोसिटी मैंने सेम ले ली। लेकिन अगर दोनों का मास अलग अलग होगा तो तब इनकी वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। फिलहाल दोनों एक जैसे हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम बन रही है। मान लो प्रोटॉन का मास m है और वेलोसिटी इनकी हो गई कुछ देर के बाद, जब ये एक दूसरे से दूर चले गए तो कुछ देर के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी हो गई बच्चों? तो वो हो गई v, ठीक है ना। अब चलो स्पीड हमें पता चल गई कि सेम है, तो अब इस स्पीड को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है ये हमें सोचना है। एक बात सोचो, जैसे जैसे प्रोटॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या इनको हम लेके जा रहे हैं? हमने कोई फोर्स लगा रखा है? नहीं। क्या यहां पर किसी टाइप का कोई फ्रिक्शन है? नहीं। तो फिर सोचने की बात है कि यहां पे ये दूर जा ही क्यों रहे हैं? जा रहे हैं सर रिपल्शन से। अब रिपल्शन की वजह से जा रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जब दूर जा रहे हैं स्पीड बढ़ रही है काइनेटिक, तो वो एनर्जी आ कहां से रही है? ये सोचने की बात। हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, कोई किसी तरीके का फ्रिक्शन भी नहीं है, तो भाई साहब इसमें आपको ये सोचना है कि जब इस तरीके की चीज नहीं है तो फिर एक काम करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा। जब ये यहां से चले थे उस टाइम की इनकी एनर्जी, और जब ये दूर जा रहे हैं एनर्जी कम हो रही है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो किस में चेंज हो रही है? काइनेटिक। बस हो गया काम। इसका मतलब यहां पे हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, एनर्जी
कंजर्वेशन लॉ। तो हम जब ये यहां से चलना शुरू करते हैं उस टाइम की इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और जब ये एक दूसरे से दूर पहुंच जाते हैं उस टाइम की इसकी पोटेंशियल एनर्जी दोनों की और प्लस काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल होगी। K1 प्लस U1 इक्वल्स टू K2 प्लस U2। चलो फिर U1 की वैल्यू निकाल लो पहले। जब ये पास पास थे तब की बात करो, जब इनके बीच का गैप D था, तो उस टाइम पे इनकी दोनों की, अब एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्लस E, दूसरे प्रोटॉन पे भी प्लस E, तो मिला के दोनों पे हो गया K। इनकी दोनों की वो निकाल लो पोटेंशियल एनर्जी, तो K Q1 इंटू Q2, तो E इंटू में E स्क्वायर हो गया, और बटे में इनके बीच का गैप D। फिर प्लस K1, जब ये यहां से चलना शुरू किया था क्या इसके पास कोई स्पीड थी, नहीं, जीरो। इसके पास कोई स्पीड थी, नहीं, जीरो। तो उस टाइम पे इनकी दोनों की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। जब ये एक दूसरे से दूर चले गए तो उस टाइम पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई K, इस पे वही चार्ज E, इस पे भी चार्ज E, तो E स्क्वायर हो गया, और इनके बीच का गैप हो गया 2D, और प्लस K2 कितना है, अब K2 का मतलब हो गया अब इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई जब ये दूर चले गए, तो यहां पे अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। अब साथ में एक अकेला ये तो नहीं है, ये भी तो है, तो इसकी भी कितनी है, हाफ mv स्क्वायर। ये K2 की वैल्यू होगी, दोनों की एनर्जी K2 होगी, एक अकेले की नहीं ले सकते आप। तो ये आ गया, सॉल्व करके इसे इधर ले आओ, K E स्क्वायर बटे D माइनस में K E स्क्वायर बटे में 2D इक्वल्स टू में ये ऐड कर दो दोनों को, तो 1/2 1/2 1 हो गया, तो mv स्क्वायर आ गया। ये आ गया सॉल्व कर। अब इसे इसमें से माइनस करेंगे तो K E स्क्वायर बाई D माइनस K E स्क्वायर बाई 2D, इसमें से इसको माइनस किया तो ये बन गया K E स्क्वायर बटे 2D, हाफ बचा, और इक्वल्स टू में mv स्क्वायर। इस m को इसके बटे में ले जाओ बच्चों, तो ये आ गया K E स्क्वायर बटे में 2md। अगर मैं v को निकालूं तो ये आ चुका है अंडर रूट में K E स्क्वायर बटे 2md। लो जी, ये आपका आंसर बन गया। तो ये वेलोसिटी आ गई किसकी बच्चों, ये एक प्रोटॉन की वेलोसिटी, ऐसे ही दूसरे प्रोटॉन की वेलोसिटी, तो v की वैल्यू आ गई। हमसे यही पूछा था, 2 protons are placed at separation D on a smooth surface. Find the speed of each proton when separation between is doubled. जब उनके बीच का सेपरेशन डबल हो जाता है तो उनकी स्पीड कितनी हो जाती है, आंसर यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब मैं एक काम किया करूंगा कि आप लोगों के लिए इसका एक एक क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है, ये ए पार्ट का सॉल्यूशन किया हमने, ए पार्ट है, तो ए पार्ट का सॉल्यूशन, बी पार्ट का सॉल्यूशन, पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हुआ करेगा उसको मैं टेलीग्राम पे डाल दिया करूंगा, तो उसे भी फॉलो कीजिए। ये दिया हुआ भी मैंने यहाँ पे, आप वहाँ पे ढूंढ के कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पर डालने का ये फायदा होगा कि वहां से आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन कभी भी उठा कर देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, लेकिन कहीं पे कुछ देखना है आप कॉपी जरूर बनाइए, एक मोटा सा रजिस्टर बनाओ बढ़िया सा, और उसमें सारे क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। ठीक है, एक बार को क्वेश्चन ना भी करो, सॉल्यूशन जरूर करो। क्वेश्चन चाहो तो टेलीग्राम पे चैनल पे जाके उनको क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मैं उस पर डाल दिया करूंगा। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं, बी पार्ट में। चलिए बच्चों, सेकंड पार्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर बी करते हैं जरा इसको, क्या दिया है पढ़ते हैं। एन अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर प्लेस्ड एट सेपरेशन स्मॉल d on a smooth surface. Find the speed of each when separation between them becomes infinite. ये थोड़ा सा यहाँ पे ये फालतू का लिख दिया, becomes infinite. ओके, देखो बच्चों, जैसा मैं कह रहा था कि अगर दो चार्ज हैं, जैसे प्रोटॉन प्रोटॉन रखे थे पिछले सवाल में, वो एक दूसरे से दूर जाए, दोनों का मास सेम था, तो उनको दोनों को स्पीड बराबर मिल रही थी। जैसे जैसे वे दूर जा रहे थे उनकी स्पीड बढ़ रही थी, वी 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 दोनों की सेम थी। मैंने बताया था उसका रीजन है मोमेंटम, क्योंकि दोनों का मास सेम है। अब सवाल आ गया अलग, अब मास दोनों का सेम नहीं है। इस सवाल में देखो, इसने बोला
एक तो है अल्फा पार्टिकल, ये तो हो गया अल्फा पार्टिकल, और दूसरा है प्रोटॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन। मास कितना, प्रोटॉन का मास अगर m होता है तो अल्फा पार्टिकल के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसका 4m होता है, 4 टाइम्स। चार्ज प्रोटॉन पे प्लस का E होता है और अल्फा पार्टिकल पे प्लस का 2e होता है। दोनों पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन एक पे डबल होता है दूसरे से। अब जब एक दूसरे से के पास रखोगे तो रिपल्शन की वजह से दूर भागेंगे। ये इधर जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच के इसकी स्पीड बतानी है, कितनी हो जाएगी, मान लेते हैं v1। ये इधर जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच के इसकी स्पीड बतानी है, मान लेते हैं v2। अब दोनों की स्पीड क्यों मैंने अलग अलग मानी, क्योंकि दोनों का बच्चों मास अलग अलग है, मास अलग अलग है। एक का मास m है तो दूसरे का 4m है। वहां पे दोनों का मास सेम था, इसलिए वहां पे मैंने दोनों की स्पीड सेम मानी थी। अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया, चलो सर, कि दोनों की स्पीड अलग अलग होगी, पर ये डिसाइड कैसे होगा कि कितनी होगी? तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे जैसा पिछली बार लगाया था, लेकिन उससे काम नहीं चलेगा अभी, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ भी लगाना पड़ेगा। देखो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है और क्यों लगता है, पहले तो मतलब समझो जरा कि क्यों लगता है मोमेंटम कंजर्वेशन। ऐसी स्थिति अगर आपके पास होगी, ऐसी सिचुएशन होगी कि जहां पर बाहर से कोई फोर्स ना लगा हो, हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, नेट फोर्स 0 है। सर फोर्स तो है इनमें, आपस में तो है, ये इस पे लगाएगा F, ये इस पे लगाएगा F, पर वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना। इसका फोर्स राइट की तरफ है, इसका लेफ्ट की तरफ है, दोनों कैंसिल एक दूसरे से, नेट फोर्स 0। जब पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, when F net equals to 0, then तो तब क्या होता है, तब सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। देन मोमेंटम विल कंजर्व। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये यहां थे, दोनों एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पे थे, शुरू में d, ठीक है, जब वो d डिस्टेंस पे है तो उस टाइम पे इनका मोमेंटम, तो p इनिशियल, पहले मोमेंटम इनका, इक्वल्स टू p फाइनल। तो इनका जो मोमेंटम है यहां से जब ये चले उस टाइम पे इनका इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो उस टाइम पे तो इसकी स्पीड भी 0 थी, पहले पार्टिकल की, और दूसरे पार्टिकल की बच्चों स्पीड 0 थी। तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू स्पीड, या मास इंटू वेलोसिटी कहो। तो 4m पहले पार्टिकल का मास इंटू में उसकी वेलोसिटी 0, शुरू में जब ये यहां से चलना शुरू करेंगे उस टाइम पे की बात कर रहा हूं। ऐसे ही इसकी कितनी होगी, इसका मास m और इसकी वेलोसिटी भी 0। जब ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, बहुत दूर पहुंच गए, तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी तो हो गई v1, तो इसका मास इंटू वेलोसिटी v1, और इसका मतलब ये मोमेंटम हो गया, जब ये दूर चले गए एक दूसरे से तो इसका मोमेंटम हो गया मास इंटू वेलोसिटी। और इसका कितना हो गया, इस पार्टिकल का मास 4m और वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस तरफ की वेलोसिटी को माइनस में ले सकते हो, तो माइनस v2। चलो जी, ये तो 0 हो गया पूरा, इधर बन गया m v1 और माइनस में 4m v2, इसे इधर ले आओ, 4m v2 इक्वल्स टू m v1, m से m काट दो, v2 इक्वल्स टू आ गया v1 बटे 4। लो जी, हो गया काम, दोनों की वेलोसिटी मिल गई, एक की अगर v1 होगी तो दूसरे की v1 बटे 4 होगी, यही तो बता रहा है, अगर इसकी v1 होगी तो इसकी v1 बाई 4 होगी। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से जो उन दोनों की वेलोसिटी है उनमें रिलेशन आ गया, दोनों वेलोसिटी के अंदर कनेक्शन मिल गया। ये नहीं पता चला वेलोसिटी कितनी है, पर एक पता कर लो तो दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी, इतना हमें पता चल गया। चलो ठीक है, अब यहां से ये वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी, तो यहां पे 2 चीजें लगी, एक तो लगा मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, वो कब लगता है उसकी कंडीशन समझ लो बहुत ध्यान से, जब
पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स 0 होता है, तो उसका मोमेंटम, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो पहला तो यहां पे लगा, और फिर दूसरी जो लगेगी अब जा, कि जब किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा हुआ। अब दूसरा कंसेप्ट लगाने जा रहा हूं इसमें। हियर यहां पर और क्या हो रहा है, हियर बाहर से कोई फोर्स है क्या, हमने कोई फोर्स लगा रखा है नहीं, ये एक दूसरे पे जो फोर्स लगा रहे हैं ना वो इनका इंटरनल फोर्स है, हमारा फोर्स नहीं है। हमारा फोर्स होता है एक्सटर्नल फोर्स, वो नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू 0। और क्या कोई यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है, नो, तो उसे कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी 0। जब ये दो टर्म 0 हो जाती है तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाया जा सकता है। तो हम अब यहां से यूज करेंगे, यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। ये याद रखना, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की कंडीशन होती है कि कब यूज कर सकते हो आप उसको, जब बाहर से कोई फोर्स ना लगाओ, हमने कोई फोर्स नहीं लगा रखा हो, और दूसरा जब किसी तरीके का कोई फ्रिक्शन, अंदर से आपस में एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं जिसको कहते हैं इंटरनल फोर्स, वो हो सकते हैं, वो होते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो बाहर का फोर्स हमारा 0 है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी टाइप का जो फ्रिक्शन है वो भी 0 है, ठीक है ना। तो तब हम लगा सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो अब हम यहां पे यूज करेंगे K1 प्लस U1। जब ये दोनों एक दूसरे के पास थे उस टाइम की टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और जब ये एक दूसरे से बहुत दूर चले गए तो उस टाइम की काइनेटिक एनर्जी K2 और पोटेंशियल एनर्जी U, दोनों आपस में बराबर। तो पहली एनर्जी और दूसरी एनर्जी का सम आपस में इक्वल होगा, पहले एनर्जी और फिर बाद वाली एनर्जी। तो अब हम लगा सकते हैं K1 प्लस U1, K2 प्लस U2। चलो K1, जब ये यहां से शुरू कर रहे हैं उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी 0, क्योंकि दोनों का देखो स्पीड दोनों की शुरुआत में 0 है, ठीक। U1, दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ है। चार्ज के पेयर के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, तो K Q1 इंटू Q2, Q1 कितना है 2E और Q2 कितना है E, और बटे में इनके बीच का गैप D, ये आ गया, बटे में इनके बीच का गैप हो गया D। देखो ये K2, जब ये काफी दूर पहुंच गए एक दूसरे से, तो पहले की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी हाफ m v1 का स्क्वायर, फिर प्लस जब, और ये भी काफी दूर पहुंच चुका है तो इसका स्पीड हो गई v2, ठीक है, और मास है 4m, तो हाफ इंटू 4m इंटू में v2 का स्क्वायर, ये हो गई दोनों की काइनेटिक एनर्जी। प्लस अब पोटेंशियल एनर्जी, जब ये एक दूसरे से काफी दूर चले जाएंगे, ये तो कहा इन्होंने इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 हो जाती है। हाँ क्यों, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सोचो क्या है, जब दो चार्ज r डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एक चार्ज है Q1 दूसरा है Q2, तो Q1 K Q1 इंटू Q2 बटे में R, और जब ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे तो R की जगह रख दो यहाँ इन्फिनिटी। अब कोई भी वैल्यू बटे में अगर इन्फिनिटी आ जाता है तो वो हो जाती है 0। तो इसका मतलब जब ये एक दूसरे से बहुत दूर चले जाएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बच्चों 0 हो जाएगी। तो ये हो गई 0, ये हो गई 0। तो इधर बचा K, ये बचा 2E स्क्वायर और बटे में D इक्वल्स टू में हाफ m v1 स्क्वायर, हाफ m v1 की वैल्यू रख लो, v1 की वैल्यू यहां से रख सकते हैं 4v2। v1 की वैल्यू अगर इसकी इधर मल्टीप्लाई करूं, देखो v1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से 4v2, इसकी 4 की इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो v1 की जगह रख लो 4v2 का होल स्क्वायर, प्लस इस 2 से इसको 2 को काट लो, तो ये आ जाएगा 2m v2 का स्क्वायर। तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 बाई 2 हो जाएगा 8, 8m v2 का स्क्वायर प्लस 2m v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू में इधर आ गया K 2 बाहर E स्क्वायर बटे D। इनको दोनों को ऐड कर दो बच्चों, तो 8 प्लस 2 हो गया 10 m v2 का स्क्वायर और
इसको उठा के यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ, इसको उठा के यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये आ गया 10 m v2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k e स्क्वायर बटे डी, 2k e स्क्वायर बटे में डी। अब यहाँ से इसको बटे में ले जाओ तो v2 की वैल्यू आ गई, v2 स्क्वायर की वैल्यू, ये बटे में चला जाएगा, या 2 से इसको काट लो, 5 आ गया। अब बटे में जाएगा ये, तो k e स्क्वायर बटे में 5m v2। अब v2 की वैल्यू आ जाएगी v2 इक्वल्स टू अंडर रूट में, इधर का स्क्वायर इधर हट के अंडर रूट आ गया, k e स्क्वायर बटे में 5m। चेक कर लीजिए, एकदम आसान सा सवाल था और दो कंडीशन बना के हमने इसको सॉल्व कर लिया। पहले दोनों की वेलोसिटी में रिलेशन बना लिया, वो बनाया मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ से, और फिर उन वेलोसिटी को कैलकुलेट कर लिया, वो किया हमने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ से। दोनों लॉ कब लगेंगे, कंडीशन ध्यान रहनी चाहिए आपको। आपने जहां पे भी पढ़ रहे हैं या पढ़ा है तो उसकी कंडीशन वहां पे बताई गई होगी, लेकिन मैंने भी बार बार उसको बताया है कि कैसे यूज करोगे और कहाँ यूज करोगे। अब V2 आ गया तो V1 आ सकता है। देखो V2 की वैल्यू रख के यहाँ पे V1 निकाल लो, तो V1 क्या है, इससे 4 टाइम्स ज्यादा, V1 है 4V2, V2 की वैल्यू रख दो अंडर रूट में k e स्क्वायर बटे में 5m। तो जी V1 भी आ गया और आपका V2 भी आ गया। तो यहाँ से आपके दोनों चीजें आ चुकी हैं और मेरे ख्याल से आप लोगों को बढ़िया से ये कंसेप्ट समझ में आ गया। अच्छा देखो, कहीं पे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसे अपने आप से सही कर लिया करो, क्योंकि अगर वो यहाँ पे हो गई तो अब ऑनलाइन में तो वो हो नहीं सकती दोबारा, और ये कोई हमारा जो है लाइव सेशन तो है नहीं, जल्दी लाइव सेशन भी शुरू करेंगे। लाइव सेशन जब किया करेंगे तो फिर तो आपस में आप लोग बता भी सकते हैं कि कहाँ पे कोई गलती हुई या नहीं हुई। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला है, जरा सवाल को ध्यान से समझते हैं। ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r with uniform positive charge density lambda। देखो एक सर्कुलर रिंग है, r रेडियस की है, मैंने सर्कुलर रिंग बना ली, r रेडियस की बना ली, r रेडियस, ये इसकी रेडियस है r। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज फैला हुआ है पूरी रिंग के ऊपर। इस पे जो चार्ज फैला है उसकी चार्ज डेंसिटी दे रखी लैम्डा कूलाम पर मीटर, मतलब 1 मीटर में लैम्डा कूलाम का चार्ज बच्चों है। ठीक है, अब यहां से बोला है लोकेटेड इन वाईजेड प्लेन, वाईजेड प्लेन में हमने इसको बना लिया। देखो इधर आप कह सकते हो वाई एक्सिस, इधर कह सकते हो जेड एक्सिस, और इधर कह सकते हो एक्स एक्सिस। तो वाई जेड प्लेन में मैंने इसको बना लिया है। ठीक है, फिर इट्स सेंटर एट ओरिजिन वो बना ही लिया हमने, ओरिजिन पे इसका सेंटर है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q प्रोजेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट p। p पॉइंट इधर दे रखा है, उसकी लोकेशन दे रखी है अंडर रूट 3r, 0,0। अब देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, x z कोऑर्डिनेट भी 0 है, x कोऑर्डिनेट है √3/r। तो इसका मतलब यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है, वहां से हमने p पॉइंट है और वहां पे एक चार्ज है स्मॉल q। स्मॉल q एक चार्ज है, उसको यहां से p पॉइंट से प्रोजेक्ट कर दिया, p पॉइंट से इसको यहां से इस तरफ छोड़ा। कितनी स्पीड के साथ, आगे बोला इसने ऑन द पोजीशन x एक्सिस डायरेक्टली टुवर्ड्स o की तरफ इसको छोड़ा विद इनिशियल स्पीड v। इसको स्पीड दिया आपने बच्चों v। ठीक है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ स्पीड, स्पीड की मिनिमम वैल्यू बताइए। मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है, स्पीड की मिनिमम वैल्यू such that particle does not return or return to p, p पे वापस ना आए। अब यहां पे ना सवाल तो आपने पूरी स्ट्रक्चर समझ ली, लेकिन एक पॉइंट है जो समझना है, वो क्या समझो। एक रख दिया आपने
इस तरीके की रिंग, उससे एक्स एक्सिस पे है एक पॉइंट, और वहां से उसको v स्पीड से फेंका फेंका इस तरफ, वो धीरे धीरे इसकी तरफ आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। अगर उसकी स्पीड बीच में ही खत्म हो गई, क्या वो वापस लौट जाएगा? क्यों? रिपल्शन है, प्लस चार्ज पे रिंग पे है और प्लस चार्ज ही उसके ऊपर है, तो वो वापस भाग जाएगा। अब हम चाहते हैं कि ये वापस ना जाए, इतनी स्पीड इसको दी जाए। अब ऐसा ये क्या करेगा कि ये वापस ना जाए? आप इसको थोड़ी सी स्पीड ज्यादा दे दो। अगर ज्यादा दे दी आपने, ये यहां से चला, आपने स्पीड इसको थोड़ी सी ज्यादा दे दी तो ये यहां तक पहुंच जाए बस ओ तक। क्यों? क्योंकि ओ तक इस पे रिपल्शन लग रहा है। जैसे ही ओ से इधर जाएगा, ओ से इस तरफ निकलेगा ये चार्ज, तो अब इसका जो रिंग का और इस चार्ज का रिपल्शन है ना, अब वो इस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो अब ये चार्ज इस तरफ भागेगा, वापस नहीं जाएगा। हम यही तो चाहते हैं, वापस ना जाए पी पे। देखो अगर ये चार्ज देखो यहां रहेगा, यहां मान लो यहां तक रुक गया आके ये, तो प्लस इस रिंग पे पूरी पे कितना चार्ज है? प्लस, और इस पे खुद पे प्लस, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन इस तरफ लगेगा, और रिपल्शन की वजह से ये चार्ज वापस भाग जाएगा। हमने स्पीड देके तो मुश्किल से इधर भेजा था, अब ये फिर वापस भाग जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये कम से कम इसको स्पीड इतनी दी जाए कि ये यहां से बस ओ पॉइंट तक आ जाए एक बार। मिनिमम इतनी स्पीड तो देनी पड़ेगी आपको कि ओ पॉइंट तक। अगर ओ पॉइंट से जरा सा भी पहले रुका ना, तो रिपल्शन की वजह से वापस भाग जाएगा। ओ पॉइंट से जरा सी भी पहले इसकी स्पीड खत्म हुई तो ये इस पॉइंट से वापस भाग जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि ये इस पॉइंट से वापस ना जाए, ये मतलब पी पे वापस ना जाए, रिंग को पार करके इधर चला जाए, कोई दिक्कत नहीं, पी पे वापस नहीं जाना चाहिए। कंडीशन तो यही बनानी है ना हमको, पी पे वापस नहीं जाना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कम से कम इतनी स्पीड देनी पड़ेगी ना इसको कि ये यहां से कम से कम ओ तक तो पहुंचे। ओ तक एक बार पहुंच गया, फिर आगे पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे चला जाए, पीछे ना जाए। लेकिन अगर ये ओ से पहले रुका तो रिपल्शन की वजह से, अब देखो जैसे ये रिंग यहां है और ये यहां रुक गया बीच में, ये यहां रुक गया, रिंग तो ये रही और ये यहां रुक गया, तो ये इस पे रिपल्शन लगेगा इस तरफ, प्लस प्लस चार्ज के बीच में रिपल्शन, ये रुका, रिपल्शन की वजह से फिर इधर भाग लेगा वापस, फिर पी पे पहुंच जाएगा। हम चाहते हैं पी पे ना पहुंचे, तो ये कंडीशन समझो। यहां से आपको इस चार्ज को कम से कम इतनी स्पीड देनी है कि ये स्पीड को लेके यहां तक पहुंच जाए, ओ तक, और फिर उसके बाद कोई बात नहीं, फिर वापस नहीं जाएगा, फिर तो जाएगा तो इधर जाएगा या वहीं रुका रहेगा, फिर हमारी टेंशन नहीं है, हमें पी पे वापस नहीं जाने देना। तो हमारे लिए क्या कंडीशन बनी? हमारे लिए कंडीशन बनी कि अगर आपको इसको स्पीड देनी है तो कम से कम इतनी देनी है कि ये ओ तक पहुंच जाए। तो हम इसकी कैलकुलेशन यहीं से करेंगे कि इसको ओ तक पहुंचाना है, कम से कम मिनिमम इतनी स्पीड देनी पड़ेगी कि ये ओ तक पहुंचेगा। ठीक है, ओ से आगे पहुंचेगा, पहुंच जाए, कोई दिक्कत नहीं, पर इतनी मिनिमम स्पीड देनी पड़ेगी कि ओ तक तो पहुंचे। अब इसे कैसे करेंगे आप? तो इसके लिए हम ऐसे कर सकते हैं सर, इस रिंग की वजह से यहां पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, बिल्कुल ठीक, और वो पोटेंशियल लेके ये पार्टिकल यहां से इस तरफ चलेगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, उससे पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, उससे हम कैलकुलेशन, मतलब कुल मिला के यहाँ पे कहानी सारी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की चलने वाली है। ठीक, तो चलो करते हैं शुरुआत। तो इसके लिए हमको यहाँ पे पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगी। चलो, रिंग का पोटेंशियल पहले मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिला दूं, फिर उसको हटाऊंगा। एक रिंग है, रिंग के आर रेडियस है इसकी, पूरी रिंग पे क्यू चार्ज है, पहले फॉर्मूला याद दिला रहा हूं, क्यू चार्ज है, और उससे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कितना है, तो कितना होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल पता होना चाहिए कि कितना होता है। ठीक है, तो वो कितना होता है जरा देख लो, ये होता है के क्यू एक्स और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और इनटू में 2,
ये होता है। ठीक, एक बार मैं कंफर्म और कर लूं क्योंकि कभी गलती हो जाए। कभी ऐसा होता है कि कोई फॉर्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है तो कंफर्म कर लेना चाहिए। तो बच्चों इसमें ना नीचे 2 नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा था, मुझे थोड़ा डाउट था इसमें। ये 2 नहीं है बस यहाँ, बाकी ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है ये किसी भी रिंग के एक्सिस पर x डिस्टेंस दूर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। और पोटेंशियल जो होता है वो होता है k इंटू क्यू बटे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अगर हमें पता है तो हम आसानी से कर लेंगे। चलो हटाते हैं इसको, फॉर्मूला तो नोट कर लिया होगा आपने। चलिए अब इस पॉइंट पर पोटेंशियल हमें पता है, इस चार्ज रिंग की वजह से यहाँ का पोटेंशियल हमें पता है। जब चार्ज रिंग की वजह से यहाँ पे आपको पोटेंशियल पता है तो इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। एनर्जी बस क्या होती है, पोटेंशियल इनटू में चार्ज। तो यहां पर इस पॉइंट पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1, पहले वो निकाल लेते हैं। तो U1 की वैल्यू रिंग की वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, तो वो हो गई आपकी फॉर्मूला भी लिखवाया था जो K इंटू क्यू, क्यू हो गया पूरी रिंग पे चार्ज। अब पूरी रिंग पे तो सर चार्ज पता नहीं हमें, तो 1 मीटर पे चार्ज पता है, कोई बात नहीं, पूरे रिंग पे फिर चार्ज रख लेंगे। के क्यू बटे अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस, ये दे रखी है अंडर रूट 3r, तो अंडर रूट में 3r का बच्चों स्क्वायर। लो ये इसका पोटेंशियल आ गया यहाँ पे, और इनटू में ये चार्ज Q, इनटू में Q। अब ये Q कैसे निकलेगा, अब ये वाला Q ना, इस पे पूरी रिंग पे जो चार्ज है इसको कैपिटल Q कह दो आप, स्मॉल Q नहीं, क्योंकि स्मॉल Q तो यहाँ पे भी है, इसको बोल देते हैं हम कैपिटल Q, कैपिटल। अब आप इस कैपिटल Q को यहाँ से निकाल लो। एक बात बताओ, पूरी रिंग के 1 मीटर पे चार्ज है लैम्डा, तो पूरी रिंग का जो लेंथ है वो कितनी होगी, 2πr, तो 2πr इंटू में लैम्डा, ये हो गया। उठा के यहाँ रख दो, टू कैपिटल Q की जगह रख दो, कैपिटल Q की जगह रखने वाला हूं मैं 2πr इंटू में लैम्डा, ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहां से ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब ये यहां से चला, इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब जब ये यहां पहुंचेगा तो तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी जो इसका भी आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ना, मान लो कोई पार्टिकल किसी पॉइंट पे रखा है, ये मैं आपको याद दिला दूं, और वहां का पोटेंशियल उसका V है और वो चार्ज खुद है कितना Q, तो वहां की उस पॉइंट पर रखे हुए उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होती है Q इंटू में V, वो चार्ज और इंटू में जिस पॉइंट पे वो रखा है उसकी पोटेंशियल। तो ये फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ का पोटेंशियल निकाल लिया पहले, इस पूरी रिंग की वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना है ये रहा, और इनटू में चार्ज से कर दी मल्टीप्लाई, तो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आ गई इस पॉइंट पर रखे हुए। अब जब ये यहाँ पहुंचेगा तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल लो, यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का पोटेंशियल निकाल के और मल्टीप्लाई कर देना Q की, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी V U2 सॉरी, ये आ जाएगी U2। तो वो कितनी आएगी, पहले यहाँ का पोटेंशियल देखो। अब रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, तो रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल, अब फॉर्मूला था देखो, ये फॉर्मूला ये था ना, V इक्वल्स टू K Q R और बटे में, सॉरी पोटेंशियल का R नहीं होता पोटेंशियल, और बटे में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला और उसकी पावर 1/2। तो सेंटर पे क्या होता है, सेंटर पे यहाँ पे ये x की वैल्यू 0 हो जाती है आगे, तो x 0 रख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सॉल्व करके k क्यू बटे में आर स्क्वायर, x 0 हो गया और उसकी पावर 1/2,
तो पावर हटा दो, बस ये आ गया के क्यू बटे आर। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया सेंटर का के क्यू बटे में आर, और इनटू में जब ये चार्ज यहां पहुंचेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी इनटू में क्यू। अब क्यू है इस पे, ये कैपिटल क्यू लेना था, एक मिनट, ये कैपिटल क्यू और बटे में आर, और इनटू में जब ये चार्ज यहां से यहां पहुंचेगा तो इनटू में ये चार्ज, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ये वाला, ठीक है। तो अब यहां से कैपिटल क्यू की वैल्यू रख सकते हो आप, तो के कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या है, ये रही 2 पाई आर, 2 पाई आर इनटू में लैम्डा इनटू में क्यू बटे में आर। ठीक है बच्चों, तो ये आर से आप अब यहां से आर से ये आर कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा के की भी वैल्यू रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 पाई लैम्डा क्यू, नीचे आर से तो आर खत्म हो ही चुका है, पाई से पाई, और 2 से 4, 2 से 4 काटेंगे 2 बचेगा नीचे, तो ऊपर क्या बचा, लैम्डा इंटू क्यू बटे में नीचे क्या बचा 2 एप्सिलॉन। लो जी, ये तो फाइनली इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई जब ये यहाँ पहुंचेगा U2, और जब ये यहाँ से चला था इसकी पोटेंशियल एनर्जी ये थी, इसे भी सॉल्व कर लो। तो के की वैल्यू रख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में 2 पाई आर लैम्डा बटे में आर स्क्वायर। अब देखो ये कितना बैठ रहा, आर स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3r स्क्वायर, 4r स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो 2r आ गया, और इनटू में q। अब देखो r से r कट गया, 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये आ गया सॉल्व करके लैम्डा इंटू क्यू बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट। लो जी, ये आ गया U1 और ये आ गया U2, ये आ गया। जब ये पार्टिकल यहां से चला उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी, जब ये सेंटर पे पहुंचा उस टाइम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया, U1 U2। चलो ये तो हटा दूं। अब बात करते हैं जब ये यहां से चला था उस टाइम की इसकी काइनेटिक एनर्जी K1 की, वो तो रख ही देंगे चलो यहाँ पे पहुंच के। तो K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2। मैं लगाने जा रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, क्योंकि आपने जब इसको भेजा तो आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा, आपने सिर्फ स्पीड देके छोड़ दिया, आपने कोई फोर्स नहीं लगा रखा। तो जब हमारा फोर्स लगाया हुआ 0 होता है, कोई किसी तरीके का फ्रिक्शन नहीं होता, तो वहां पे लग जाता है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। बार बार बता चुका हूं मैं। K1 जब ये यहां से चला था तो उस टाइम पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी ½ m, मास इसका कितना दे रखा है, मास दे रखा था स्मॉल m, और इनटू में स्पीड कितनी दे रखी थी v²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी उस टाइम पे U1, तो U1 थी ये पोटेंशियल एनर्जी लैम्डा स्मॉल q बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू K2। जब ये यहां पहुंचा, अब हमने कैसे पहुंचा कि भाई कम से कम यहां तक तो पहुंचे, अगर हमें उतनी ही स्पीड देनी है इसको कि सिर्फ ये यहां तक ही पहुंचे, तो यहां तक जाते जाते इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0, क्योंकि हमें मिनिमम स्पीड फाइंड करनी है कि मिनिमम कितनी स्पीड दे कि यहां तक बस जस्ट पहुंच जाए, वापस ना आए। तो जस्ट यहां तक पहुंचाना है, मिनिमम स्पीड देनी है, तो यहां तक पहुंचाने के लिए आपको इसकी स्पीड इस पॉइंट पर 0 रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहां तक तभी पहुंचे, इससे पहले 0 हो गई फिर नहीं पहुंच पाएगा, फिर तो वापस पी पे आ जाएगा। 0 होनी चाहिए उस पॉइंट पे जाके, वो है O पॉइंट। तो O पॉइंट पर 0 हो गई तो K2 आ गया 0, और U2 आ गया, मैंने निकाला था यहाँ पे, ये रहा लैम्डा Q बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट। उठाओ इसको इधर ले जाओ, ½ mv², इसे उधर लेके जाएंगे, लैम्डा Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस लैम्डा Q बटे 4 एप्सिलॉन नॉट। इसमें से इसको एलसीएम लेके निकालेंगे तो 4 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और 2 लैम्डा Q माइनस का लैम्डा Q, और सॉल्व करके आ जाएगा ½ mv², और ये बचा ऊपर लैम्डा Q बटे में 4 एप्सिलॉन नॉट। ये बटे में गया, इस 2 से ये 2 काट दो, ये m बटे में चला जाएगा, तो v² बराबर लैम्डा Q बटे में 2 m भी नीचे चला गया, m या 2 एप्सिलॉन नॉट m, 2 एप्सिलॉन नॉट तो नीचे बच रहा है, m और चला गया। अब v की वैल्यू निकालेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी बच्चों
अंडर रूट में लैम्डा क्यू बटे में 2 एप्सिलॉन नॉट एम। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। ये वो वैल्यू है जो आपको बता रही है कि कितनी स्पीड आपको कम से, ये मिनिमम वैल्यू है, v की मिनिमम वैल्यू, क्योंकि आपने क्या किया, यहां से इसको स्पीड सिर्फ उतनी दी कि वो जस्ट यहां तक पहुंचे। अगर इससे ज्यादा देते तो यहाँ पे इसकी स्पीड जाके जीरो ना होती, आगे जाके आगे पहुंच जाता है, लेकिन हमें सिर्फ वहां तक मिनिमम देनी थी स्पीड की, कम से कम कितनी स्पीड दे, कम से कम कितनी स्पीड दे कि ये जो है क्या नाम यहां तक पहुंच जाए, वापस ना आए, फिर आगे चाहे चला जाए चाहे कुछ नहीं, मिनिमम इतनी स्पीड दे दी। यही हमारा बच्चों आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। तो बच्चों ये इसमें 2 रह गया था स्क्वायर। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन, फिर नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। ये जो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का जो टॉपिक चल रहा था हमारा, उसका आखिरी क्वेश्चन। चलो करते हैं शुरू, देखते क्या बोले। ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हैविंग चार्ज स्मॉल q इज अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट कैपिटल K 10 to the power 4 Newton per meter. A charge minus q placed below the block at separation 0.5 meter. If the maximum elongation of a spring is 0.1 meter, find q. Assume initial elongation of spring as 0. ये सवाल जो है, चलो देखते हैं क्या दिया है। पहले दिया है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg हैविंग चार्ज q अटैच्ड टू ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट K। ओके, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग में आपने एक ब्लॉक को जिसका मास 5 kg है, तो 5g 5 kg का मास है। ओके, चार्ज इस पे q है और फोर्स कांस्टेंट इसका कैपिटल K दिया हुआ है 10 की पावर 4 न्यूटन पर मीटर। ओके, ये अभी तक दिया है। फिर इन्होंने कहा ए चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड बिलो द ब्लॉक एट सेपरेशन 0.5 मीटर। एक चार्ज माइनस q नीचे रखा है, कितना नीचे, 0.5 मीटर नीचे, इतना नीचे रखा है। ठीक है, फिर बोला मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग इज 0.1 मीटर। अच्छा, इसमें जो एलोंगेशन आ रहा है, ये एलोंगेशन ये 0.1 मीटर का आ रहा है, मतलब आपने जब इसको रख रखा है 0.5 मीटर पे ये है, और 0.1 मीटर का इसमें एलोंगेशन है, स्प्रिंग खिंचा हुआ है, स्प्रिंग में खिंचाव है ये। ठीक है, फाइंड क्यू बताना है। अच्छा, वैसे ये सवाल मैंने यहाँ डाल दिया, पर ये सवाल जो है पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन उससे हो गया, पर चलो यहाँ पे डला हुआ है तो कर लेते हैं इसका सवाल। एक बात बताओ, जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में था, उस पर 5 kg का ब्लॉक लगा दिया तो उससे उसमें खिंचाव आ गया। ठीक है, फिर नीचे माइनस का क्यू चार्ज रख दिया, ब्लॉक पे प्लस का क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा तो उससे खिंचाव और बढ़ गया। टोटल जो इसके अंदर का एलोंगेशन है, इसका खिंचाव है, वो दे रखा है 0.1 मीटर। इसको आप x कहोगे ना, स्प्रिंग के अंदर का एलोंगेशन x हो गया। अब यहां से अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए इसका, तो इस पे कौन कौन से फोर्स है, एक तो नीचे की तरफ इसका वेट 5g, और एक इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स F, और ऊपर की तरफ इसमें स्प्रिंग में आ गई टेंशन T। तो अगर ऊपर की तरफ टेंशन T को देखें तो वो नीचे की तरफ जो 5g है और प्लस इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसको बैलेंस कर रही है स्प्रिंग की टेंशन। स्प्रिंग की टेंशन को आप kx लिख सकते हो। स्प्रिंग की टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, kx, 5g, g की वैल्यू 10 प्लस f हो गया इन दोनों के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स, वो कितना होता है, k q1 इंटू q2, तो q दूसरा भी q है, दोनों q ही तो दे रखे हैं, हाँ q, और बटे में इनके बीच का जो गैप है वो है 0.5
0.5 का स्क्वायर। तो यहां से हम Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में। बस Q ही ऐसा है जो हमें पता नहीं। K दे रखा है कितना, ये रहा 10 की पावर 4। X कितना दे रखा है 0.1। 5 इंटू 10 ये हो जाएगा 50 प्लस K 9 इंटू 10 की पावर 9। Q हमें कैलकुलेट करना है, Q स्क्वायर बटे 0.5 तो 0.05 0 पॉइंट स्क्वायर करेंगे 25 आ गया 0.25। चलो एक काम करो, इसको इधर ले आओ, ये बन जाएगा 1000 10 की पावर 4.1 तो 1000 बन गया। 50 इधर ले आए, माइनस का 50 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q स्क्वायर बटे में 0.25। इसके इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना बचा 950 और इधर से मल्टीप्लाई करी तो 0.25 बचे। ठीक है, उधर बचा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू में Q स्क्वायर। इसको बटे में ले जाओ तो 950 इंटू में 0.25 बटे में 9 इंटू 10 की पावर 9 इक्वल्स टू में Q स्क्वायर। जरा इसको देख लेता हूं मैं, ये कितना बैठ रहा है एक बार। तो ये बैठ रहा है बच्चों 26.38 और 10 की पावर ऊपर जाएगी तो 10 की पावर अप्रोक्स 38 है। 10 की पावर ऊपर जाके -9 हो जाएगी इक्वल्स टू Q स्क्वायर। आप इसको एक काम कर सकते हो, इसको कर सकते हो 2.6 और इंटू 10 की पावर -8 रह जाएगी और इक्वल्स टू में Q स्क्वायर। अब हम कर देंगे इसका अंडर रूट, Q स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2.6 इंटू 10 की पावर -8 का अंडर। 2.6 का अंडर रूट अलग और 10 की पावर -8 का अंडर रूट करेंगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। जरा मैं देख लेता हूं 2.6 का अंडर रूट कितना बन रहा है। ये अप्रोक्स बन रहा है बच्चों 1.6 इंटू 10 की पावर -4। ये Q की वैल्यू है, Q स्क्वायर नहीं, स्क्वायर हटा दो, ये Q की वैल्यू। तो ये चार्ज आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -4 कूलम। ये Q की वैल्यू आ गई बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर मिल गया, लेकिन ये क्वेश्चन पोटेंशियल का नहीं था। जहां से मैंने जिस बुक से लिया होगा वहां पे पोटेंशियल में ही दे रखा होगा इसको। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ी सी पोटेंशियल वाले क्वेश्चन था नहीं, कोई बात नहीं, है तो इसी चैप्टर का ही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलो यही हमारा आंसर हो गया और ये टॉपिक हो गया बच्चों हमारा कंप्लीट। अब कल शुरू करेंगे हम नया टॉपिक। लाइक शेयर सब्सक्राइब। नया टॉपिक नए जोश के साथ करना है, बढ़िया से करना है, समझ समझ के करना है। ये क्वेश्चन भी वैसे आपने किए होंगे, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट करोगे तभी तो हमको पता चलेगा। ठीक है ना, चलो बाकी कल करेंगे। और मैंने एक वीडियो डाली थी, उस वीडियो को वहां पे देखो जरूर, नहीं देखोगे तो फिर पता कैसे चलेगा, वहां मैंने सारी बात बताई है। तो वो वीडियो देख के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो सबको भी पता चले। ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, उसके साथ मिलते हैं, जो उसके साथ नहीं, कल मिलते हैं बच्चों।